वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज की डेट है 7 मार्च। 7 मार्च को क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीजें न्यूज में रही हैं, उसके लिए आप अगर ये पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये आपको आराम से पीडीएफ जितनी भी होगी ना वो अवेलेबल हो जाएगी यहाँ से बहुत इजीली। साथ ही साथ आप ये वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो होंगी वो इजीली अवेलेबल रहेंगी हमेशा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आज के आर्टिकल्स पर। जैसे कि सबसे पहला है मराठा रिजर्वेशन बिल, पढ़ेंगे। हिंदू कोड, हिंदू कोड के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू कोड में जो है मतलब कर्नाटका हिंदू कोड वो पढ़ेंगे। असम मुस्लिम मैरिज, नो लेपर्ड और प्लास्टिक, ये वाला आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स के लिए। बाकी मेन आप ये वाले आर्टिकल्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ के जा सकते हो, ये दोनों में ही आपको काम आएंगे। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है मराठा रिजर्वेशन बिल। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो है तीसरी बार मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए तीसरी बार बिल को पास करा है। 20 तारीख को पास करा और ये बोला है कि मराठा लोगों को 10% का रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में। तीसरी बार ऐसा हुआ है कि ये कोई बिल जो है वो पास किया गया है, थर्ड टाइम ये चीज यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, महाराष्ट्र की जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है उन्होंने ये बताया और इस पूरे कोटे को यहाँ पर उन्होंने 10% मराठास के लिए दिया है। यहाँ पर इस चीज के लिए भाई इसको दिमाग में रखना, 10% का है। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस बिल को चैलेंज मतलब दोबारा से ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भाई महाराष्ट्र के जो राजनीतिक नेताओं हैं उन्होंने आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए कानूनी रूप से संदिग्ध दृष्टिकोण का चयन किया है। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई मराठा को पिछड़ा वर्ग समुदाय मानना, ओबीसी के लिए 19% कोटे के भीतर से आरक्षण प्रदान करने का विकल्प ओबीसी समूह द्वारा विरोध व्यक्त करने में सदैव एक समस्या बना ही रहेगा। इसलिए ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है। ठीक है भाई, तो इसमें भी एक जैसी अब ओबीसी के बारे में बात हो रही है तो एक उससे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा साहनी केस। 9 एक जजमेंट जज की एक बेंच बैठी थी इसमें, जिसमें से जो है 6 लोगों ने इसको पास करा था। उन्होंने सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए इस बिल को जो है वो पास कराया था। उन्होंने बोला था कि एडवांस सेक्शन है जो ओबीसी में, क्रीमी लेयर में, वो रिजर्वेशन के कैटेगरी से हट जाने चाहिए। मतलब ऐसे लोग जो कि रिजर्वेशन में मतलब ओबीसी में भी क्रीमी लेयर में आते हैं उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। और एसटी एससी के लिए ये जो है क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है भाई, तो ये कोर्ट जजमेंट दी थी। इंदिरा साहनी केस बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसकी पूछी गई है हमसे, तो वही मैं आपको बता रही थी। वही साथ साथ 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे के ऊपर बोला था, बिकॉज ईडब्ल्यूएस कोटा अलग से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 103 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट ऑलरेडी पास किया जा चुका है, जिसमें 10% रिजर्वेशन दी गई है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता, वही यहाँ पे बात लिखी गई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो इक्वालिटी को, बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं पर भी नहीं करता। और ईडब्ल्यूएस कोटा जो है ये 50% मतलब जो है ईडब्ल्यूएस कोटा के आरक्षण के अंतर्गत दिया जाने वाला आरक्षण एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा 50% के अतिरिक्त यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये चीज थी भाई। तो यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक सेंसस इसीलिए जरूरी ताकि पता चले कि कौन सी कास्ट से कितने कितने लोग अवेलेबल हैं, कितने कितने लोग बिलोंग करते हैं। एक प्रॉपर जो है हमारे पास एक डेटा अवेलेबल हो जाएगा अगर ये सब चीजें सेंसस कंडक्ट कराई जाती, जैसे कि ऑलरेडी करवाया भी गया है। कहाँ पे करवाया गया है आप सभी लोग जानते हैं, बिहार में। तो इसकी बेहद जरूरत है कि भाई इन सभी चीजों को जो है एक जगह पर ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, डिले हो रहे हैं, आप लोग इस बात को भी जानते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा ये सेंसस जो है वो डिले है। तो लीगली ये चीज जो है मराठा के लिए अगर की गई है तो ये काफी ज्यादा बड़ा स्टेप है, न्यू स्टेप है, इसलिए हम इसको अभी पढ़ भी रहे हैं, है ना।
तो आप ये रीड कर सकते हो ये सारा। सोशो इकोनॉमिक सेंसस, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स वगैरह, ये सब जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। तो छोटा मोटा आर्टिकल आपको इसके बारे में ये बस एक बार स्टडी करना था। ये मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप इसको रीड कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। बढ़ते हैं हम आगे सेकेंड आर्टिकल की तरफ। कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स बिल। कर्नाटका का हिंदू धर्म सांस्कृतिक जो एक बनाया गया है, ये कंट्रोवर्सी ले आया है इसके ऊपर पूरा। तो कर्नाटका का हिंदू, पहले आप समझो, कर्नाटका में हिंदू इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है ये एक स्पेशली बिल आया है, चैरिटेबल एंडोमेंट्स करके, जो है ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया है। और ये एक पोर्टल भी है उनका, मतलब वो पोर्टल का नाम है थिरुकोली पोर्टल, जो कि पूरा यहाँ पर चलाते हैं ये। तो ये पूरा एक एक्ट है जो कि अभी कर्नाटका की पूरी स्टेट में यहाँ पे आया, आ रखा था, मतलब एक्ट तो पहले से आ रखा है 1997 में, इसमें अभी अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो वो अमेंडमेंट्स के ऊपर ही काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। एंडोमेंट करके ये पूरा एक आर्टिकल है। ठीक है, अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में था। अब क्या है ये, कर्नाटका में जितने भी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स और चैरिटेबल बने हुए हैं, उनसे सर अभी स्टेट ने पास किया है वहां की असेंबली में, और काउंसिल में ये पास हो चुका था। अब ये यहाँ पे पास हुआ है। ठीक है, ऑपोजिशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन बिल पास हो चुका है। अब इस बिल को गवर्नर की परमिशन लगनी है। अब इसमें है क्या भाई, देखो सीधी सी बात है, इसमें सीधा हिसाब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जिन टेम्पल्स को 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आता है, उससे 10% गवर्नमेंट के पास जाए। अब कर्नाटका में बीजेपी और जनता दल ऑपोजिशन में है। उन्होंने इस बिल को एंटी हिंदू बोला है, और ये बोला है कि भाई ऐसे तो हिंदू टेम्पल से आने वाला फंड बहुत डाइवर्ट हो जाएगा, ये तो गलत है। वहां के एक मिनिस्टर है रामालिंगा रेड्डी। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि जितनी भी मनी कलेक्ट होगी ये कॉमन पूल में जाएगी, जिससे टेम्पल को मेंटेन किया जाएगा, वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, टेम्पल के पुजारियों और उनकी फैमिली का यहाँ पे खर्चा उठाया जाएगा। तो ये है बिल, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। उन्होंने बोला है कि 10% इनकम, 1 करोड़ से ऊपर जाने वाले 10 लाख रुपए कहाँ जाएंगे, टेम्पल की मेंटेनेंस पे। 10 लाख से 10 लाख उनको मिलेगा इस तरीके से। तो एंटी हिंदू बिल इसको बोला गया है। इन्होंने बोला है इसके लिए हम एक अलग से कॉमन पूल बनाएंगे, प्रीस्ट का वेलफेयर, पुजारियों का कल्याण के लिए, जो भी रोगग्रस्त पुजारी उनको पुजारी है उनको सहायता देना, उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देना, ये सब किया गया है। समझ गए भाई? तो बिल क्लियर हो गया कि कर्नाटका की सरकार ने कैसा बिल पास किया है। ठीक है, अब ये बिल जो है ये, इसमें और भी चीजें बोली गई हैं, जैसे कि इसमें सेक्शन 25 में बोला है कि भाई यहाँ पर एक कमिटी ऑफ मैनेजमेंट बनाई जाएगी, प्रबंधन समिति, जिसके अंदर मंदिरों की प्रबंधन समिति में विश्वकर्मा हिंदू मंदिर वास्तुकला मूर्तिकला में कुशल एक सदस्य को सम्मिलित भी यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसमें ये भी बोला है कि राज्य धार्मिका परिषद जो है वो भी यहाँ पर बनाई जाएगी, जो कि इनको अपॉइंट करेगी, इनके चेयरमैन को। तो ये सब फैसिलिटीज इस पूरे बिल में रखी गई है। तो इसके ऊपर काफी क्रिटिसाइज करके बोला हुआ है कि भाई ये तो मंदिरों को लूटने का एक प्रावधान है, क्योंकि वहां पर जो है बीजेपी गवर्नमेंट काफी इसके लिए भी बोल रही है कि ये तो मंदिरों को लूटने का प्रावधान है। ठीक है भाई, आप पढ़ सकते हो। तो विपक्षी दल ने काफी उसके ऊपर ये वाला सवाल भी उठाया कि कर्नाटक जो है वो राज्य सरकार हिंदू मंदिरों की आय पर क्यों नजर रख रही है, जबकि उसके अन्य धर्म के माध्यम से उत्पन्न राजस्व में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको सिर्फ हिंदू धर्म में ही क्यों है। तो धार्मिक सवाल यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। तो धार्मिक सवाल के ऊपर यहाँ पर काफी सारी बातें जो है वो नजर में आ रही है। ठीक है, तो ये चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ जा रही है, आर्टिकल 25 और 26 में। 25 में लिखा हुआ है भाई हर व्यक्ति एक सेकुलर है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी चीजें यहाँ पे कर सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो चाहे वो कोई भी रिलीजन को पूजा करे, उसको माने, उसके फेस्टिवल्स को मनाए, कुछ भी करे, आर्टिकल 25 के तहत ये सब अलाउ रखा गया है ना। आर्टिकल 26 में आप कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकते हो जो कि एक इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, कोई भी इंस्टीट्यूट आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेवेन्यू जो टेम्पल से आता है, बाकी स्टेट्स में उसका क्या मॉडल चल रहा है, तो भाई
तेलंगाना की भी अप्रोच कुछ ऐसी ही है, उसका भी सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा, तेलंगाना का कोई अलग नहीं है, ऐसी ही अप्रोच तेलंगाना भी फॉलो करता है। ठीक है। कॉमन गुड फंड रहता है जो कि सेक्शन 70 के तहत उसमें भी क्रिएट किया गया है। केरला में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहां पर जो जितना भी उनका रेवेन्यू होता है वो टेम्पल के अलग से बोर्ड्स हैं वो यहाँ पर संभालते हैं, जिन्हें कहते हैं देवस्वम बोर्ड। ठीक है, देवस्वम बोर्ड कहते हैं। 3,000 से ज्यादा वहां के टेम्पल्स को पूरा मैनेज करता है। ठीक है, वो वहां पर रूलिंग पार्टी जो पॉलिटिशियंस को अपॉइंट करती है वो वहां पर उसको पूरा देखता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग जगह पे रूल्स चल रहे हैं। तो अगर ये भाई अगर हम रिलीजन के ऊपर मैं बात करूँ तो रिलीजन और स्टेट को प्रॉपरली यहाँ पर जो है वो एक तो सेपरेशन करने की जरूरत है, जो भी फंड्स है उनको प्रॉपर मैनेज करने की जरूरत है, और एक ही पॉलिसी हर पूरी स्टेट में लगनी चाहिए और हर रिलीजन पे लागू होनी चाहिए। अगर एक रिलीजन पे लागू होगी तो वही है कि जो है वो मतलब एक तरीके से वो एक जगह को दूसरी जगह को इम्पैक्ट करेगी। वो अगर एक ही चीज लागू होगी पूरे में तो कोई इम्पैक्शन नहीं पड़ता है, और इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स भी हार्म नहीं होते, लोगों से सलाह लेना भी आसान हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये था आपका सेकंड इम्पोर्टेंट आर्टिकल, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आता है तीसरा, ये भी एक एक्ट ही है, आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। असम की सरकार ने इसको रिपील करने का फैसला लिया। अभी 23 फरवरी को कैबिनेट की मीटिंग में, स्टेट की कैबिनेट की मीटिंग में इसको 89 ईयर कभी करीब करीब 90 साल पुराना एक्ट को यहाँ पे खत्म करने की बात की जा रही है। ये 1935 में आया था, जिसमें मुस्लिम की मैरिजेस जो आसाम में की जाती है उसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कि भाई मुस्लिम की मैरिज कैसे होगी और डिवोर्स कैसे होगा आसाम में। ठीक है, तो उसमें ये बोल दिया गया था कि 2010 के बाद से कि भाई मुस्लिम्स को अपनी मैरिज और डिवोर्स से रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। और मतलब अगर अभी वो मुस्लिम है कोई भी, तो वहां पर वो उसको अपना लाइसेंस भी यहाँ पे मिलेगा, मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से। तो अब यहाँ पर जो असम की चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने इस पर ही पूरी कोस्ट जो है वो चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट भी बोला है। उन्होंने बोला है कि अगर ब्राइड और ग्रूम 18 और 21 साल के नहीं हुए हैं तो उनको ये चीज जो है चाइल्ड मैरिजेस वहां पे नहीं होंगी। तत्कालीन प्रांत के लिए अंग्रेजों के जो हैं पहले के टाइम पे ये हुआ करता था, अब इसको खत्म कर दिया। और वो ये कह रहे हैं इवन कि अब हम लोग तो यूसीसी भी इंट्रोड्यूस करेंगे, इवन ये वाला पॉइंट भी उन्होंने रखा है कि हम लोग यूसीसी जैसे कॉन्सेप्ट को भी शायद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तक उन्होंने कह दिया है, मतलब वो बात अलग है, ये होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है। ठीक है भाई, तो ये उन्होंने एक स्टेप लिया है विच इज इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो असम की गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा किया है, चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट उन्होंने काफी सारे स्टेप लिए हैं। असम की गवर्नमेंट ने पहले भी पॉक्सो एक्ट को भी यहाँ पर किया है, चाइल्ड मैरिजेस 2026 तक उन्होंने डिसाइड किया कि खत्म कर दिया जाएगा। बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सभी लोग जानते हैं, यूसीसी समान नागरिक संहिता कहा जाता है, ये हमारे आर्टिकल 44 में लिखी हुई है, जिसमें मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, कस्टडी के मामले में हर रिलीजन पे एक ही रूल अप्लाई होगा, जो कि ऑलरेडी गोवा में लागू हो चुका है और अब उत्तराखंड में हो गया। गोवा में किसी ने लागू नहीं किया, गोवा में इसको स्पेशली किसी ने लागू नहीं किया। ये प्रोसेस जो है ये गोवा में लागू पहले से ही हो रखा था, मतलब अंग्रेजों के जमाने से। फिर जो उसके बाद जब अंग्रेज छोड़ के गए जो है गोवा को, आपको पता है गोवा को बाद में छोड़ा गया था, गोवा को स्पेशली अलग से, जो वो टाइम है ना, हाँ क्या कहते हैं 1961 का, तब जो है वो उनको लीव करके गए थे, तो तब छोड़ा गया गोवा। उससे पहले तो गोवा जो है वो उन्हीं के अंडर आता था ना। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप अलग से लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो कि ये सब चीजें भी की गई हैं। 1947 में जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन करी तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली बात काफी हुई थी, तो यही है कि अब तो ये बस ये आर्टिकल 25 और 26 को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वरना स्टेप तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा स्टेप है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स भी थोड़ी सी आ जाती हैं कि रिलीजियस ग्रुप्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यूसीसी के लिए आगे के समय में यही है कि भाई इंडिया में इतना मल्टीकल्चरलिज्म है, तो डाइवर्सिटी का ध्यान में रखते हुए किया जाए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है भाई, तो ये भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो गवर्नमेंट को भी इसके लिए जो है ध्यान से देखने की जरूरत है, हर एक में लीगल रिफॉर्म्स करके जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करके ये सब स्टेप लिए जाने चाहिए। ऐसे ही मतलब अगर स्टेप लिए जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर
गवर्नमेंट अगर प्रॉपरली इस चीज को देखते हुए स्टेप लेती है तो बहुत इजीली ये चीजें इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। समझ रहे हो भाई, इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं आप जो पढ़ सकते हो। ऐसे ही हमारा अगला स्नो लेपर्ड्स पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहे जाते हैं। सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ये हिमाचल प्रदेश में और सबसे ज्यादा लद्दाख में। ठीक है, देखो भाई अभी एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे। देखो भाई अभी एक स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट स्पाई प्रोग्राम किया गया है जिसमें 718 स्नो लेपर्ड देखे गए हैं लद्दाख, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। ठीक है, पूरा ये देखा गया। और स्नो लेपर्ड की संख्या पहले के टाइम से बढ़ी है। सबसे ज्यादा आपको हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में देखने को मिलेंगे। हेमिस नेशनल पार्क को स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है स्नो लेपर्ड्स को कि वो हार्श टेरेन होता है, बहुत ऊंचाई में हार्श टेरेन होता है। ठीक है, वहां पे उनकी कैमरा वगैरह ट्रैप करके काउंट करके देखा गया उनको। तो अब ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दो एनजीओज ने मिलकर के इस पूरे को स्टार्ट करा है, ट्रैप करना शुरू किया, फोटोज वोटोज लेनी शुरू करी। तब जाके ये कलेक्शन हुआ। फोटोग्राफ जो है वो 1900 कैमरा से इकट्ठा किए गए, अलग अलग लोकेशन से देखे गए हैं। तो 718 स्नो लेपर्ड्स हमें मिले। ठीक है, पॉपुलेशन स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि पहले से कम हो गया, पर फिर भी पॉपुलेशन कम ही है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत ये कि भाई आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है एक्टिविटीज हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट उस रीजन में, कई बार रिवर का फ्लो इस तरीके से हो जाता है। तो काफी सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये सारी चीजें काफी ज्यादा वहां पे देखने को मिलती हैं। इसलिए इन सब चीजों की वजह से ये सब चीजें वहां पे काफी सारी हैं। इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी नेचुरल रिसोर्सेज से की वजह से कम हो जाती है। टूरिज्म भी बढ़ गया, गार्बेज बहुत ज्यादा हो गया, मिसमैनेजमेंट होता है, उनकी फ्रीली उनको घूमने का मौका नहीं मिलता, बाकी सारा काम तो क्लाइमेट कर ही देता है। ठीक है, ये जो है हमारे हिमालय इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने में बहुत मदद करते हैं। हिमालय का इकोसिस्टम काफी ज्यादा कंजर्व रहता है इनकी वजह से। ये इसका काफी बड़ा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ये हर्बीवोर्स को रेगुलेट करके रखते हैं। ब्लू शीप हो गया, साइबेरियन आइबेक्स हो गए। ठीक है, ट्रॉपिक कैस्केड्स को बचा के रखते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज की तरह काम करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। तो हमारे लिए इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसी किसी चीज में ही काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप ये वाले स्टेप्स भी सारे के सारे याद रख सकते हो कि इनमें ये चीजें जो है वो की गई हैं। ठीक है भाई, लास्ट आता है इंडिया का प्लास्टिक प्रेडिकामेंट। भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट जो होता है वेस्ट, उसकी क्या स्थिति है। इंडिया सिंगल यूज प्लास्टिक का थर्ड लार्जेस्ट पे आता है। 5.5 बिलियन टन हम लोग, मिलियन टन हम लोग यहाँ पे कंज्यूम करके फेंकते हैं। तो हम लोग 2022 तक ये चीज खत्म करने वाले हैं। ये स्टेप्स तो खूब लिए गए थे पर ये हुआ अभी तक भी नहीं है। ठीक है, हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर डिसाइड तो किया था लेकिन बैन में भी कुछ फायदा नहीं हुआ। और मतलब यही है बेसिकली कि वन टाइम यूज करो, सिंगल यूज प्लास्टिक एक टाइम यूज करके उसके बाद फिर इसको डिस्पोज ऑफ करके रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाए, उसे कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। तो अगर इसको हम बैन करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है चीजें जो है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कुछ कुछ चीजें बैन हुई भी नहीं है, कुछ जो नॉन रिसाइकलेबल है उनको यहाँ पर बैन भी नहीं किया गया। इंडिया के ग्लोबल पोजीशन में बात करूँ तो प्लास्टिक वेस्ट में हम लोग बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री सिंगल यूज प्लास्टिक का 3 मिलियन टन यहाँ पे लेके आती है। सबसे ज्यादा अगर हम पूरी वर्ल्ड की बात करें कंपनीज की तो 8th नंबर पे है इस चीजों में। तो हमें प्लास्टिक वेस्ट को मैनेजमेंट करने की जरूरत है जो कि आज के टाइम पे नहीं है। यूएनईपी ने बताया कि भाई जितना भी प्लास्टिक वेस्ट होगा 85% इंडिया मैनेज ही नहीं कर पाता। 85% इंडिया मिस मैनेज करता है। तो ये जो वेस्ट होता है ये सिंगल यूज जो है वो या तो आप कहीं पर दफना देते हो, रोड साइड पे बर्न कर देते हो, जिसकी वजह से जो वहां की जो नालियां होती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर वो बह करके रिवर में चले जाते हैं तो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाता है। तो उसके लिए प्रॉपर एक प्लान लाने की जरूरत है जिसे कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान कहते हैं, जो कि सरकार लेके भी आई थी। वो बात अलग है कि बस लाई ही है और उसके बाद उसको कुछ इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है उसमें कुछ भी। तो उसमें कुछ हुआ नहीं है कुछ चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से हैं चीजें, पर अभी तक उसको फाइनली यहाँ पर किया नहीं गया। इम्प्लीमेंटेशन ही तो मेन बात है कि प्लान भी ले आओ, बैन भी ले आओ, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है सही से। अवेयरनेस कैंपेन्स तो खूब हुए थे, कैरी बैग्स भी रोके गए थे। तो यहाँ पर जो है वो
इसके ऊपर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो अगर ये इस पूरे बैन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस चीज के बारे में लोगों को अवेयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आते हैं भाई आज का वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तेराई आर्क के ऊपर। ठीक है, आप पढ़िए यहाँ पर क्या है। तेरई आर्क लैंडस्केप जो है, तेरई रीजन के ऊपर पूरा यहाँ पर बना हुआ है तेरई आर्क लैंडस्केप, जिसमें काफी ज्यादा फॉरेस्ट की पॉपुलेशन है, बंगाल टाइगर की वहां पे पॉपुलेशन है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में आ गया है। यूएन ने इसको वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में भी जो है वो शामिल कर लिया है, तो उसे कहते हैं तेरई आर्क लैंडस्केप। सारी इन्फॉर्मेशन सही लिखी है, आप अपने जहाँ भी नोट्स बना रहे हो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, तेरई आर्क लैंडस्केप। अच्छा, अब ये है क्या, ये 810 किलोमीटर का एक पूरा स्ट्रेच है, यमुना रिवर से लेके भागमती तक पूरा 810 किलोमीटर का। यमुना यहाँ से शुरू हुई, पूरी शिवालिक हिल्स वगैरह कवर करते हुए, वहां से लेकर के ये पूरा भागमती रिवर आती है बिहार ईस्ट में, वहां तक चलता है ये। ठीक है, तो ये है तेरई आर्क लैंडस्केप। इसमें उत्तराखंड आता है इधर, इधर यूपी पड़ जाता है, और इधर बिहार पड़ जाता है पूरा। ठीक है, ये पूरा रीजन आता है, इसके अंदर टोटल 22% टाइगर की पॉपुलेशन रहती है। कितनी? 22%। इसमें बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ वन हॉर्न राइनोज आपको खूब देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ एशियन एलिफेंट्स भी आपको यहाँ पे खूब देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तेरई आर्क लैंडस्केप काफी ज्यादा अभी न्यूज में था। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? इसीलिए ये बताया मैंने आपको पूरा रीजन के बारे में। ऐसे ही बढ़ो भाई, अगला आर्टिकल है हमारा ई जागृति पोर्टल। जागृति किसको जागृत करना है भाई? जागो ग्राहक जागो वाला हिसाब है, जागो ग्राहक जागो। याद है? कुछ ट्यून याद आई? वही चीज है, ई जागृति पोर्टल हमारे कंज्यूमर्स की को जागृत करने के लिए स्टार्ट किया है। इसमें एआई लेके आया गया, जिसमें हमारे जितने भी कंज्यूमर के मामले बहुत पुराने चलते आ रहे हैं, जिसपे कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, वो सॉल्व करने के लिए केस को फाइल करना, फी पेमेंट, एआई से सब कुछ करा गया, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर ई जागृति। तो आप इसको, आज का क्वेश्चन भी है ये मेंस का, आप पढ़ के देखो। ई जागृति में एआई आने के बाद से जो उपभोक्ता है उसमें काफी ज्यादा जो है वो, जितने भी मामले बहुत पुराने चल रहे हैं, लंबित हो गए हैं, उनको कम करने में मदद मिलेगी। ये पोर्टल जो है वो उपभोक्ता की शिकायतों को सुविधाजनक और सुलभ समाधान देने के लिए वर्चुअल कोर्ट की सुविधा भी देगा। मामलों को जो निपटान होगा उसको समय में करेगा, और सभी उपभोक्ता आयोगों में प्रभावी और तेज निर्णय और निपटान को बेहतर करने की कोशिश करेगा, तो उसे हम कहते हैं ई जागृति पोर्टल। इसमें केस फाइलिंग करना, ऑनलाइन शुल्क भुगतान, सारे विवादों को निपटाना, केस मॉनिटरिंग करना, सारी चीजें बहुत आसानी से यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, उसे ई जागृति पोर्टल कहते हैं। आप पढ़ सकते हो किसने लॉन्च करा है, इसके सारे पॉइंट्स, इसके बेनिफिट्स आप बता सकते हो कि कंज्यूमर डिस्प्यूट किस तरीके से आसानी हो जाएगी, कंज्यूमर डिस्प्यूट करना क्या जरूरी है, क्या क्या इसमें पॉइंट्स है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी को आपको मेन इसमें लर्न करना है। ठीक है भाई, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो आप इसको रीड कर सकते हो पूरा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा। तो यही है आपके आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।